हमार नाम विजय साहू, रायपुर के पास एक छोटे से गांव का रहने वाला। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, तो ई ट्रक का स्टेयरिंग ही हमार किस्मत बन गया। मैं ज्यादा पुराना ड्राइवर नहीं हूं, यही कोई 2-3 साल हुए हैं, पर इन 2-3 सालों में ही मैंने सड़क की जिंदगी के सारे रंग देख लिए थे। मेरे लिए डर का मतलब था टायर का फटना या पुलिस का चालान। आत्माभूत, ये सब बातें मेरे लिए बस ढाबों पर होने वाली बकवास थी। पर उस एक रात रायपुर बिलासपुर हाईवे पर मेरी सोच हमेशा के लिए बदल गई। बात पिछली गर्मियों की है। मैं रायपुर से एक फैक्ट्री का कुछ सामान लेकर बिलासपुर जा रहा था। मुझे रात में ही पहुंचना था। रात के करीब 12 बजे होंगे। मैं सिमगा पार कर चुका था और अब सड़क ज्यादातर सुनसान और खेतों से घिरी हुई थी। मैं अपनी धुन में था, रेडियो पर पुराने गाने सुन रहा था। तभी दूर मेरी हेडलाइट की रोशनी में मुझे सड़क के बीचों बीच कुछ सफेद सा पड़ा हुआ दिखा। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, मेरा दिल दहल गया। वो एक लाश थी, एक आदमी की लाश जो एक सफेद कफन में लिपटी हुई थी। हे भगवान, मेरे मुंह से निकला एक्सीडेंट। मैंने तुरंत ब्रेक मारे और ट्रक को लाश से कुछ दूरी पर रोक दिया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में हादसा देखा था, पर ऐसे सड़क के बीचों बीच पड़ी लाश कभी नहीं देखी थी। मैंने सोचा शायद कोई गाड़ी टक्कर मारकर भाग गई होगी। मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए। मैं अपनी सीट से नीचे उतरने ही वाला था कि तभी वो लाश हिली। मैंने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। कफन के अंदर हल्की सी, बहुत ही हल्की सी हरकत हुई। क्या? और फिर कफन के अंदर से एक हाथ धीरे धीरे बाहर निकला, एक पीला बेजान सा हाथ, और उसने हवा में हिलाकर मुझे रुकने का इशारा किया। मेरी चीख निकल गई। मैं अपनी ही सीट पर जम गया। ये क्या हो रहा है? मुर्दे हाथ कैसे हिला सकते हैं? मैं इतना डर गया था कि मेरे हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया। मैं बस उस हिलते हुए हाथ को, उस कफन में लिपटी लाश को घूरता रहा। और फिर वो लाश उठने लगी। वो धीरे धीरे, बहुत ही अजीब टूटे हुए तरीके से उठकर खड़ी हो गई। कफन अब भी उसके चारों तरफ लिपटा हुआ था, बस उसका एक हाथ बाहर था। मैं अब चीख भी नहीं पा रहा था। मेरा हलक सूख गया था। वो लाश, वो अब धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए कदमों से मेरी तरफ, मेरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगी। मैं अपनी जिंदगी में कभी इतना नहीं डरा था। मेरा दिमाग चिल्ला रहा था, भगा विजय, ट्रक भगा। मैंने कांपते हुए अपनी पूरी ताकत से गियर डाला और एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। ट्रक घर्र की एक भयानक आवाज के साथ आगे बढ़ा। मैं उस चलती हुई लाश के ठीक बगल से गुजरा। मैंने हिम्मत करके उसकी तरफ नहीं देखा। मैं पागलों की तरह ट्रक भगाता रहा। मैंने शीशे में देखने की भी हिम्मत नहीं की। कुछ किलोमीटर दूर मुझे एक छोटा सा 24 घंटे खुला रहने वाला पेट्रोल पंप दिखा। मैंने अपनी गाड़ी को सीधा वही घुसा दिया। मैं ट्रक से कूदकर बाहर भागा और जमीन पर बैठकर हांफने लगा। पेट्रोल पंप पर काम करने वाला एक लड़का मेरी तरफ दौड़ा। क्या हुआ भैया? कोई भूतों देख लिए क्या? मैं कुछ नहीं बोल पाया। उस रात मैं आगे नहीं जा पाया। मैं वहीं पेट्रोल पंप पर ही रुक गया। अगली सुबह जब मैं बिलासपुर पहुंचा तो मैंने इस बारे में अपने एक पुराने अनुभवी ड्राइवर दोस्त जग्गू दादा को बताया। जग्गू दादा ने मेरी पूरी बात बहुत ही गंभीरता से सुनी। तूने उसे देखा? उन्होंने धीरे से पूछा। हाँ दादा, मैं पागल तो नहीं हो गया हूं? नहीं बेटा, उन्होंने कहा, तू पागल नहीं है। तूने राम भरोसे को देखा है। राम भरोसे? हाँ, उन्होंने कहा, एक कहानी है बेटा, बहुत ही दुखद कहानी। और फिर
जग्गू दादा ने मुझे वो कहानी सुनाई जो उस हाईवे से जुड़ी थी। उन्होंने बताया कि आज से कोई 10-12 साल पहले राम भरोसे नाम का एक बहुत ही गरीब पर ईमानदार आदमी इसी इलाके के एक गांव में रहता था। उसकी एक जवान बेटी थी जिसकी शादी तय हुई थी। राम भरोसे ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपनी बेटी की शादी में लगा दी थी, जग्गू दादा ने बताया। पर शादी से ठीक एक दिन पहले उसकी बेटी दहेज लोभियों की वजह से जलकर मर गई। मेरा दिल दहल गया। राम भरोसे वो टूट गया, वो पागल सा हो गया। अपनी बेटी की लाश को कफन में लपेटकर वो उसे अपनी गोद में उठाए इंसाफ के लिए शहर की तरफ पैदल ही चल पड़ा। वो कहता था, मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाऊंगा। पर वो कभी शहर पहुंच ही नहीं पाया। जग्गू दादा की आवाज भर आई। उसी रात इसी हाईवे पर एक तेज रफ्तार अनजान ट्रक ने उसे और उसकी गोद में रखी उसकी बेटी की लाश को कुचल दिया। उसका भी शरीर कभी ठीक से नहीं मिला और वो ट्रक वो भी कभी नहीं पकड़ा गया। कहते हैं जग्गू दादा ने आखिरी बात कही कि राम भरोसे की आत्मा को शांति नहीं मिली। वो आज भी अपनी बेटी की लाश को उठाए इंसाफ की तलाश में उसी हाईवे पर चलता है। वो हर ट्रक को रोकता है। शायद वो उस ट्रक को खोज रहा है जिसने उसे मारा था। जग्गू दादा की सुनाई वो कहानी वो मेरे दिमाग में किसी जहर की तरह फैल गई। एक बाप जो अपनी मरी हुई बेटी के लिए इंसाफ मांगने निकला था और उसे भी सड़क पर मौत मिली। ये कहानी इतनी दर्दनाक थी कि मेरा डर एक गहरी भारी उदासी में बदल गया। राम भरोसे वो कोई डरावना भूत नहीं था। वो एक टूटा हुआ हारा हुआ इंसान था जिसकी आत्मा आज भी न्याय की गुहार लगा रही थी। पर एक सवाल मेरे जहन में कील की तरह चुभ रहा था। अगर वो अपनी बेटी की लाश को उठाए हुए भटक रहा था तो उस रात वो अकेला क्यों था? कफन तो था पर वो खाली क्यों लग रहा था? दादा, मैंने कुछ देर बाद हिम्मत करके पूछा। पर मैंने तो सिर्फ एक ही लाश देखी, कफन में। बेटी कहाँ थी? जग्गू दादा ने एक गहरा सांस लिया और अपनी बीड़ी सुलगा ली। यही तो इस कहानी का सबसे अजीब और डरावना हिस्सा है बेटा, उन्होंने धुएं के छल्ले बनाते हुए कहा। कहानी पूरी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जब वो ट्रक राम भरोसे से टकराया तो टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसकी गोद से बेटी की लाश छिटककर कहीं दूर खेतों में जा गिरी और वो आज तक नहीं मिली। मेरा खून जम गया। मतलब वो बाप अपनी बेटी की लाश को खोज रहा है। हाँ, जग्गू दादा ने कहा, वो हर ट्रक को रोकता है। शायद उसे लगता है कि कोई ड्राइवर उसकी मदद करेगा। शायद वो उस ट्रक वाले को खोज रहा है जो उसकी बेटी के गुम होने का भी जिम्मेदार है। कोई ठीक से नहीं जानता, पर एक बात पक्की है, वो बेचैन है, बहुत बेचैन। उस दिन के बाद मैं कई रातों तक सो नहीं पाया। जब भी मैं आंखें बंद करता मुझे वही मंजर दिखता, कफन में लिपटी वो अकेली लाश और उसका वो हिलता हुआ मदद मांगता हुआ हाथ। मैंने उस हाईवे पर रात में जाना बंद कर दिया। मैं अब दिन में ही सफर करता, पर मेरा डर गया नहीं था। मुझे हर सफेद कपड़े में, हर अकेली परछाई में राम भरोसे ही नजर आता। और फिर किस्मत मुझे फिर से उसी मोड़ पर ले आई। करीब 1 महीने बाद मुझे रायपुर से एक बहुत ही अर्जेंट दवाइयों की डिलीवरी बिलासपुर ले जानी थी। मुझे रात में ही निकलना पड़ा। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं पूरी रास्ते हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था। जैसे ही सिमगा पार हुआ और वो सुनसान इलाका शुरू हुआ, मेरी नजरें सड़क के हर कोने को स्कैन करने लगी। रात के करीब 12 बजे मैं उस जगह के पास पहुंच रहा था और वो वहां था, उसी जगह पर, सड़क के बीचों बीच सफेद कफन में लिपटी वो लाश पड़ी हुई थी। इस बार मैं रुका नहीं।
मैं डर के मारे इतना कांप रहा था कि मैंने ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी। मैंने सोचा मैं आंखें बंद करूंगा और सीधा निकल जाऊंगा, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। जैसे ही मेरा ट्रक उस लाश के करीब पहुंचा, मेरे ट्रक का स्टीयरिंग व्हील अपने आप एक जोरदार झटके के साथ बाईं तरफ घूम गया। जी, मेरा ट्रक कंट्रोल से बाहर हो गया और सड़क से उतरकर पास के एक खेत में घुस गया। धड़ाम की एक जोरदार आवाज के साथ ट्रक एक बड़े से पेड़ से जा टकराया। मेरा सिर डैशबोर्ड से टकराया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो सुबह हो रही थी। मेरे सिर में तेज दर्द हो रहा था और माथे से खून बह रहा था। मेरा ट्रक, उसका अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया था, पर मैं जिंदा था। और वो मैंने खिड़की से बाहर देखा। सड़क खाली थी, वहां कोई लाश नहीं थी। मैं समझ गया, उसने मुझे रोका नहीं था, उसने मुझे बचाया था। अगर वो स्टीयरिंग नहीं घुमाता तो शायद मैं सीधा जाकर किसी और चीज से टकरा जाता, या शायद वो मुझे कुछ और दिखाना चाहता था। मैं कांपते हुए ट्रक से नीचे उतरा और मैंने देखा, खेत में जहां मेरा ट्रक आकर रुका था, उस पेड़ के ठीक नीचे जमीन पर एक पुरानी टूटी हुई लकड़ी की गुड़िया पड़ी हुई थी। एक बहुत ही पुरानी हाथ से बनी हुई गुड़िया, जिसके कपड़े अब गल चुके थे, और गुड़िया के ठीक बगल में जमीन से बाहर झांकती हुई कुछ छोटी छोटी इंसानी हड्डियां थी, एक बच्चे की। मेरा दिल दहल गया। ये राम भरोसे की बेटी की लाश थी। वो यही थी। इतने सालों से टक्कर के वक्त उसकी लाश खेतों में आकर गिरी थी और समय के साथ मिट्टी और घास के नीचे दफन हो गई थी। राम भरोसे की आत्मा, वो मुझे यहां तक लाई थी। वो चाहती थी कि मैं उसकी बेटी को ढूंढूं। मैं वहीं उस जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मेरी आंखों में आंसू थे। एक बाप अपनी बेटी की कब्र पर इतने सालों बाद किसी और की आंखों से आंसू बहा रहा था। और तभी मेरे ठीक पीछे मुझे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मैंने डरते डरते पलटकर देखा। राम भरोसे की आत्मा मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। इस बार वो कफन में नहीं थी, वो एक साधारण गरीब किसान के कपड़ों में थी। उसका चेहरा उदास था, पर उसकी आंखों में एक गहरी सवालिया उम्मीद थी। वो मेरी तरफ नहीं, बल्कि उन हड्डियों की तरफ देख रहा था। मैं कुछ नहीं बोला। वो धीरे धीरे उन हड्डियों के पास गया। वो नीचे बैठा और उसने अपनी पारदर्शी धुंधली उंगलियों से उस जमीन को छूने की कोशिश की जहां उसकी बेटी दफन थी। जैसे ही उसकी उंगलियों ने जमीन को छुआ, जमीन पर पड़ी वो टूटी हुई गुड़िया हल्की हल्की हिलने लगी और उस गुड़िया के अंदर से एक बहुत ही धीमी, एक छोटी बच्ची के हंसने की आवाज आई। ही राम भरोसे की आत्मा, वो सिसकने लगी। वो रो रही थी। एक बाप अपनी बेटी की हंसी को इतने सालों बाद फिर से सुन रहा था। और फिर उस गुड़िया के ऊपर एक छोटी सी धुंधली बच्ची की परछाई उभरने लगी। वो अपने बाप को देखकर मुस्कुरा रही थी। बाप और बेटी आखिरकार मिल गए थे। वो हंसी, एक छोटी बच्ची की वो मासूम खिलखिलाहट जो एक टूटी हुई गली हुई गुड़िया से निकल रही थी, उस सुबह की खामोशी में किसी अलौकिक संगीत की तरह गूंज रही थी। मैं वहीं अपने टूटे हुए ट्रक के पास जमीन पर बैठा उस अविश्वसनीय दृश्य को देख रहा था। मेरे सामने दो आत्माएं थी, एक बाप और एक बेटी, जो दशकों के बिछोड़े के बाद एक दूसरे से मिले थे। राम भरोसे की आत्मा अब उस भयानक कफन में लिपटे शव जैसी नहीं लग रही थी। वो एक साधारण किसान के रूप में थे और उनके पारदर्शी चेहरे पर दर्द, सुकून और अपने बच्चे से मिलने की खुशी के मिले जुले भाव थे।
वो अपनी बेटी की उस धुंधली परछाई को छूने की कोशिश कर रहे थे और हर बार उनकी उंगलियां उसके आर पार हो जाती। पर उनका प्यार, वो मैं महसूस कर सकता था। मुझे लगा कहानी अब खत्म हो गई है, एक दुखद कहानी का एक शांत अंत। मैंने सोचा अब वो दोनों हाथ में हाथ डाले रोशनी बनकर आसमान में कहीं विलीन हो जाएंगे, जैसा कि कहानियों में होता है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो पुनर्मिलन कुछ ही पलों का था। अचानक उस बच्ची की हंसी बंद हो गई, उसकी मुस्कुराती हुई परछाई कांपने लगी और उसके चेहरे पर डर का भाव आ गया। बाबा, वो फुसफुसाई, और राम भरोसे का चेहरा वो फिर से बदलने लगा। उनकी आंखों की वो शांति गायब हो गई और उसकी जगह एक गहरे ठंडे गुस्से ने ले ली। उनका शरीर फिर से धुंधला होकर उसी सफेद कफन वाले भयानक रूप में बदलने लगा। नहीं, मैं बुदबुदाया, अभी तो तुम मिले थे। राम भरोसे की आत्मा ने अपनी बेटी की तरफ नहीं, बल्कि हाईवे की तरफ, उस खाली सड़क की तरफ देखा और उसके अंदर से एक गहरी दर्द भरी गुर्राहट निकली। वो अब भी बेचैन था। उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। ये क्या हो रहा है? मैंने डरते हुए कहा। और तभी मुझे जग्गू दादा की वो बात याद आई। वो आज भी अपनी बेटी की लाश को उठाए इंसाफ की तलाश में उसी हाईवे पर चलता है। वो उस ट्रक को खोज रहा है जिसने उसे मारा था। उसे अपनी बेटी तो मिल गई थी, पर उसका इंसाफ वो अब भी अधूरा था। और जब तक वो पूरा नहीं होता, वो दोनों यहीं इसी दुनिया में फंसे रहेंगे। राम भरोसे की आत्मा अब फिर से उसी भयानक चलते हुए शव के रूप में खड़ी थी और उसकी बेटी की छोटी सी डरी हुई आत्मा उस टूटी हुई गुड़िया के अंदर वापस चली गई थी। राम भरोसे ने एक आखिरी दर्द भरी नजर मुझ पर डाली। उसकी आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं थी, बस एक ठंडा, कभी न खत्म होने वाला संकल्प था। और फिर वो मुड़ा और धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए कदमों से वापस उस हाईवे की तरफ बढ़ने लगा। अपनी अंतहीन खोज पर मैं असहाय होकर उसे जाते हुए देखता रहा। मैं कुछ नहीं कर सकता था। और फिर वो सुबह की हल्की धुंध में गायब हो गया। मैं अकेला रह गया, अपने टूटे हुए ट्रक, एक टूटी हुई गुड़िया और एक अधूरे इंसाफ के बोझ के साथ। उस दिन जब पुलिस और क्रेन वहां पहुंची तो मैंने उन्हें एक कहानी बनाई। मैंने कहा कि रात में किसी जानवर को बचाने के चक्कर में मेरा ट्रक पेड़ से टकरा गया, पर मैंने उन्हें उन हड्डियों के बारे में बता दिया। पुलिस ने उस जगह की खुदाई की। उन्हें एक बच्चे का पूरा कंकाल मिला। जांच हुई, पर 10-12 साल पुराने एक कंकाल की पहचान करना, खासकर जब कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट ही न हो, नामुमकिन था। उस कंकाल को लावारिस मानकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया और मैं उस टूटी हुई गुड़िया को चुपके से अपने साथ ले आया। मेरा ट्रक ठीक होने में कई हफ्ते लग गए। इस दौरान मैं घर पर ही रहा, पर मैं एक पल के लिए भी उस रात को भुला नहीं पाया। वो गुड़िया, मैंने उसे अपने घर के मंदिर में रख दिया था। मैं रोज उसके सामने एक दिया जलाता और हर रात मुझे सपने आते। मैं देखता कि मैं एक अंधेरे खाली हाईवे पर चल रहा हूं और मेरे साथ राम भरोसे चल रहा है। हम दोनों चुपचाप मीलों तक चलते रहते हैं, एक ट्रक को खोजते हुए, एक ऐसे ट्रक को जिसका कोई नंबर नहीं, कोई पहचान नहीं। मैं समझ गया था, राम भरोसे की आत्मा ने अब मुझे भी अपनी खोज का हिस्सा बना लिया था। वो मुझे नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसका कातिल नहीं मिल जाता। मैं एक मामूली ट्रक ड्राइवर था। मैं एक 10-12 साल पुराने एंडर केस के कातिल को कैसे ढूंढता? मेरे पास कोई सुराग नहीं था, सिवाय एक चीज के, एक ट्रक। मैंने फैसला किया, अगर राम भरोसे उस ट्रक को खोज रहा है तो जरूर उस ट्रक में कोई खास बात होगी, कोई ऐसी निशानी
जिसे सिर्फ राम भरोसे की आत्मा ही पहचान सकती है। मैंने अपनी नौकरी पर वापस लौटने का फैसला किया, पर इस बार मेरा मकसद सिर्फ माल पहुंचाना नहीं था। मेरा मकसद था खोजना। मैंने जानबूझकर रात में उसी रायपुर बिलासपुर हाईवे पर चलना शुरू कर दिया। हर रात मैं उस जगह से गुजरता और हर रात वो मुझे मिलता, वही कफन में लिपटा शव जो सड़क पर चलता था। पर अब मैं उससे डरता नहीं था। मैं अपनी गाड़ी धीमी करता और अपनी खिड़की से उसे देखकर बस इतना कहता, आज भी नहीं मिला चाचा, पर हम ढूंढेंगे। और वो बस मुझे देखता और फिर अंधेरे में गायब हो जाता। ये हमारा एक अनकहा खामोश रिश्ता बन गया था। मैंने बाकी ड्राइवरों से, ढाबे वालों से, मैकेनिकों से, हर किसी से उस हादसे के बारे में पूछना शुरू कर दिया। 10-12 साल पहले एक ट्रक ने एक आदमी को टक्कर मार दी थी, यही कहीं। किसी को कुछ याद है? ज्यादातर लोग भूल चुके थे या शायद याद नहीं रखना चाहते थे। पर फिर एक दिन एक बहुत ही पुराने रिटायर हो चुके मैकेनिक उस्मान चाचा ने मुझे एक बात बताई। हाँ, मुझे याद है वो हादसा। उन्होंने कहा, पुलिस मेरे पास भी आई थी। उन्हें हादसे की जगह से एक टूटे हुए साइड मिरर का एक टुकड़ा मिला था। वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये किस ट्रक का हो सकता है। तो आपने बताया। मेरी उम्मीदें बढ़ गई। हाँ, उन्होंने कहा, वो एक खास मॉडल का मिरर था, भारत बेंज के पुराने 1617 मॉडल का। वो ट्रक ज्यादा नहीं चलते थे इस इलाके में। भारत बेंज 1617। मेरे पास अब एक सुराग था। और कुछ खास चाचा? हाँ, उन्होंने कहा, उस मिरर के टुकड़े पर एक छोटा सा मोर का स्टिकर चिपका हुआ था। एक लाल रंग का भारत बेंज 1617 फीट ट्रक, जिसके साइड मिरर पर मोर का स्टिकर था। अब मेरी खोज को एक चेहरा मिल गया था। भारत बेंज 1617 फीट, साइड मिरर पर मोर का स्टिकर। उस्मान चाचा के दिए ये दो सुराग मेरे लिए किसी खजाने के नक्शे की तरह थे। सालों से अंधेरे में भटकने के बाद मुझे आखिरकार एक रोशनी की किरण दिखी थी। मेरी खोज अब अंधेरे में तीर चलाने जैसी नहीं थी। अब मेरे पास एक लक्ष्य था, एक पहचान थी। पर यह लक्ष्य जितना साफ था, उसे पाना उतना ही मुश्किल। 10-12 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है, खासकर ट्रांसपोर्ट की दुनिया में। ट्रक बिक जाते हैं, कबाड़ में बदल जाते हैं, उनके रंगरूप बदल दिए जाते हैं। एक ऐसे ट्रक को ढूंढना जो शायद अब मौजूद ही न हो, भूसे के ढेर में एक खास निशान वाली सुई खोजने जैसा था। पर मैं हार नहीं मान सकता था। मेरे पीछे सिर्फ मेरा जुनून नहीं, बल्कि एक भटकती हुई आत्मा की उम्मीद भी थी। हर रात जब मैं उस हाईवे से गुजरता और राम भरोसे का साया मुझे मिलता, तो मैं उससे कहता, बस थोड़ा और चाचा, हम करीब पहुंच रहे हैं। वो कुछ कहता नहीं था, पर मुझे उसकी खामोशी में एक बेचैन इंतजार महसूस होता था। मेरा पहला कदम था आरटीओ, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के चक्कर काटना। मैंने रायपुर, बिलासपुर और आसपास के सभी जिलों के आरटीओ में अर्जियां डाली। मैंने एक कहानी बनाई कि मैं ट्रांसपोर्ट के इतिहास पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूं और मुझे पुराने भारत बेंज 1617 फीट मॉडल के बारे में जानकारी चाहिए, जो उस दशक में इस इलाके में रजिस्टर हुए थे। जैसा कि भारत के सरकारी दफ्तरों में होता है, काम बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रहा था। फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल पर घूमती रहीं और हफ्ते बीतते गए। इस दौरान मैंने अपनी खोज जमीनी स्तर पर भी जारी रखी। मैं अब सिर्फ ड्राइवर नहीं, एक जासूस बन गया था। मैं हर बड़े ट्रांसपोर्ट नगर, हर कबाड़ खाने, स्क्रैपयार्ड और हर पुराने मैकेनिक के गैराज में जाता। मैं घंटों वहां बैठा रहता, ड्राइवरों से, क्लीनरों से बातें करता, पुरानी कहानियां सुनता और बातों बातों में
उस मोर वाले ट्रक का जिक्र छेड़ देता। अरे दादा, एक पुराना ट्रक था, भारत बेंच का, लाल रंग का। उसके शीशे पर मोर का स्टिकर लगा था। कभी देखा है क्या? ज्यादातर लोग ना में सिर हिला देते, कुछ मेरा मजाक उड़ाते। अरे विजय भाई, कबाड़ खरीदने बेचने का धंधा शुरू कर दिया क्या? पर मैं लगा रहा। और फिर एक दिन बिलासपुर के ट्रांसपोर्ट नगर के एक छोटे गंदे से ढाबे पर मुझे मेरी पहली असली कामयाबी मिली। मैं वहां चाय पी रहा था जब मैंने पास में बैठे कुछ बहुत ही बूढ़े, रिटायर हो चुके ड्राइवरों के एक समूह से वही सवाल पूछा। उनमें से एक, जिसकी आंखें मोतियाबिंद से धुंधली थी पर याददाश्त शायद अब भी तेज थी, उसने मेरी बात सुनकर कहा, मोर वाला ट्रक? हाँ हाँ, एक था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाँ, वो बूढ़ा ड्राइवर बलदेव सिन्हा अपनी यादों पर जोर डालते हुए बोला, एक था। ठाकुर ट्रांसपोर्ट का ट्रक था। उसे एक बहुत ही घमंडी और बदतमीज ड्राइवर चलाता था, जसपाल। हाँ, जसपाल ही नाम था उसका। कहाँ है वो अब, दादा? मैंने बेचैनी से पूछा। पता नहीं बेटा, बलदेव सिंह ने कहा। वो ट्रक और वो ड्राइवर दोनों कई साल पहले अचानक गायब हो गए थे। एक रात के बाद उन्हें फिर किसी ने नहीं देखा। किस रात के बाद मुझे ठीक से याद नहीं, उसने कहा। पर हाँ, कोई 10 साल हो गए होंगे। एक अफवाह थी कि जसपाल ने रात में किसी को टक्कर मार दी थी और डर के मारे ट्रक समेत कहीं भाग गया था। मेरा शक अब यकीन में बदल रहा था। वो ठाकुर ट्रांसपोर्ट, वो तो कब की बंद हो गई, दूसरे ड्राइवर ने बताया। जब उनका वो ट्रक गायब हुआ तो उन्हें बहुत नुकसान हुआ। और जसपाल, वो उनका सबसे खास ड्राइवर था। उसके जाने के बाद ठाकुर साहब ने धंधा ही समेट लिया। ठाकुर साहब, वो कहां मिलेंगे? अब वो कहां मिलेंगे बेटा, बलदेव सिंह ने कहा। वो तो बेचारे कुछ साल पहले ही लंबी बीमारी के बाद गुजर गए। मेरी उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिर गया। मालिक मर चुका था, कंपनी बंद हो चुकी थी। अब मैं जसपाल तक कैसे पहुंचता? पर उनका एक बेटा है, तीसरे ड्राइवर ने कहा। शायद उसे कुछ पता हो। यहीं बिलासपुर में ही रहता है। ट्रांसपोर्ट का काम तो छोड़ दिया, पर सुना है अब प्रॉपर्टी का कोई काम करता है। उसने मुझे ठाकुर साहब के बेटे विक्रम सिंह के ऑफिस का पता दिया। मेरे पास अब एक नया नाम था, जसपाल, और एक नया पता, विक्रम सिंह का ऑफिस। अगले दिन मैं एक साफ सुथरी शर्ट पहनकर एक आम आदमी की तरह विक्रम सिंह के ऑफिस पहुंचा। वो एक छोटा पर साफ सुथरा प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस था। विक्रम सिंह अपनी उम्र के 40वें पड़ाव में एक गंभीर और समझदार आदमी लग रहा था। मैंने उसे एक झूठी कहानी सुनाई। मैंने कहा कि मैं एक पुरानी विंटेज गाड़ियों के शौकीन हूं और मुझे पता चला है कि उनके पिता के पास एक पुराना भारत बेंच 1617 फीट मॉडल था। मैं उसे खरीदना चाहता हूं, चाहे वो किसी भी हालत में हो। विक्रम सिंह ने मुझे अजीब नजरों से देखा। आपको उस ट्रक में इतनी दिलचस्पी क्यों है? वो तो बस एक पुराना मनहूस कबाड़ था। मनहूस? हाँ, उसने एक गहरा सांस लेते हुए कहा। उसी ट्रक की वजह से हमारे परिवार का सब कुछ बर्बाद हो गया। और फिर विक्रम सिंह ने मुझे जो बताया, उसने इस कहानी के पन्ने और भी ज्यादा उलझा दिए। उसने बताया कि जसपाल सिर्फ एक ड्राइवर नहीं था, वो उसके पिता का सबसे भरोसेमंद आदमी था। पर वो भरोसे के लायक नहीं था। वो चुपके चुपके ट्रांसपोर्ट की आड़ में तस्करी का धंधा करता था, जंगल की लकड़ी और कभी कभी और भी गैरकानूनी सामान। जिस रात वो हादसा हुआ, विक्रम ने कहा, उस रात भी वो ट्रक में कोयले के नीचे कुछ और ही छिपाकर ले जा रहा था। और वो हादसा
हमें कभी सच पता नहीं चल पाया, विक्रम ने कहा। जसपाल ने अगले दिन मेरे पिता को फोन किया। वो बहुत डरा हुआ था। वो कह रहा था कि उसने रात में किसी को टक्कर मार दी है और शायद वो आदमी मर गया है और अब कोई सफेद कफन वाला उसका पीछा कर रहा है। राम भरोसे मेरे पिता ने उसे पुलिस के पास जाने को कहा। विक्रम बताते रहे, पर वो नहीं माना। उसे डर था कि अगर ट्रक पकड़ा गया तो उसका तस्करी का राज खुल जाएगा। वो बस भागना चाहता था। उसने मेरे पिता से बहुत सारे पैसे मांगे और कहा कि वो इस ट्रक को और इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। और वो चला गया? हाँ, विक्रम ने कहा। वो पैसे लेने आया और फिर गायब हो गया। हमें लगा वो चला गया होगा, पर कुछ हफ्तों बाद पुलिस को जसपाल की लाश मिली। क्या? मैं चौंक गया। लाश? कहाँ? यही पास में एक पुरानी बंद पड़ी हुई कोयले की खदान में। विक्रम ने जो कहा उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने उसे बहुत ही बेरमी से मारा था। पर पुलिस को कभी कातिल नहीं मिला। और वो ट्रक, वो आज तक नहीं मिला। जसपाल भी मर चुका था। तो फिर कातिल कौन था? राम भरोसे की आत्मा? क्या उसने अपना बदला ले लिया था? पर अगर बदला पूरा हो गया था तो वो आज भी क्यों भटक रहा है? और वो ट्रक, वो कहाँ गया? मेरा दिमाग सवालों की एक अंधेरी सुरंग में फंस गया था। एक आखिरी सवाल साहब, मैंने हिम्मत करके पूछा। जसपाल, क्या उसका कोई परिवार था? कोई ऐसा जिससे वो आखिरी बार मिला हो? विक्रम सिंह कुछ देर सोचते रहे। हाँ, एक थी। उसकी एक प्रेमिका थी। चंपा नाम था उसका। यहीं पास के एक गांव में रहती थी। जसपाल आखिरी बार उसी से मिलने गया था, पैसे लेने के बाद। चंपा मेरी खोज का आखिरी सिरा। जसपाल की मौत की खबर वो मेरे लिए एक झटके से कम नहीं थी। मैं एक कातिल को खोजने निकला था, पर कहानी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया था जहां शिकारी खुद शिकार बन चुका था। मेरा दिमाग अब और भी ज्यादा उलझ गया था। अगर राम भरोसे की आत्मा ने जसपाल को मारकर अपना बदला ले लिया था, तो फिर वो आज भी उस हाईवे पर क्यों भटक रही है? उसकी बेचैनी, उसकी अधूरी खोज किस लिए थी? और वो ट्रक, वो मोर वाला ट्रक, वो कहाँ गायब हो गया, जैसे जमीन उसे निगल गई हो। विक्रम सिन्हा के ऑफिस से जब मैं बाहर निकला तो मेरे पास सवालों का एक नया पहाड़ था। और उस पहाड़ की चोटी पर एक ही नाम लिखा था, चंपा। जसपाल की प्रेमिका, वो आखिरी इंसान जिसने जसपाल को जिंदा देखा था। मुझे उसे ढूंढना था। विक्रम ने मुझे उस गांव का नाम बता दिया था जहां चंपा रहती थी, सोनपुरी। बिलासपुर से ज्यादा दूर नहीं था। मैं अपनी खोज के इस आखिरी और शायद सबसे अहम पड़ाव के लिए निकल पड़ा। सोनपुरी एक छोटा शांत गांव था। मैंने लोगों से चंपा के बारे में पूछना शुरू किया। चंपा? हाँ, एक थी तो, एक बूढ़ी औरत ने अपनी दुकान से झांकते हुए कहा। पर वो तो अब यहां नहीं रहती। सालों हो गए उसे गांव छोड़े हुए। कहा गई? अम्मा, मेरी उम्मीदें टूटने लगी। पता नहीं बेटा, वो बोली। जब वो जसपाल, वो ड्राइवर मर गया तो पुलिस ने चंपा से भी बहुत पूछताछ की थी। गांव वाले भी उसे शक की नजर से देखने लगे थे। कुछ ही महीनों बाद वो एक रात चुपचाप बिना किसी को बताए यहां से चली गई। मेरी आखिरी उम्मीद भी। मैं निराश होकर गांव के बाहर बने एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। मुझे लगा ये कहानी शायद हमेशा के लिए एक राज ही रह जाएगी। तभी मंदिर का पुजारी, एक बूढ़े पंडित जी, मेरे पास आए। बड़े परेशान लग रहे हो बेटा, क्या बात है? मैंने उन्हें भी वही बताया। मैं चंपा नाम की एक लड़की को खोज रहा था। पंडित जी मुस्कुराए। एक बहुत ही शांत
और रहस्यमयी मुस्कान। जिसे तुम खोज रहे हो बेटा, वो तुम्हें यही मिलेगी। क्या? मैं चौंका। हाँ, उन्होंने कहा, चंपा वो कहीं नहीं गई। वो आज भी यही है, मंदिर में। मेरा दिमाग घूम गया। मंदिर में? हाँ, उन्होंने कहा, एक देवदासी बनकर। और फिर पंडित जी ने मुझे जो कहानी सुनाई, उसने इस पूरे रहस्य पर से आखिरी पर्दा उठा दिया। उन्होंने बताया कि चंपा और जसपाल एक दूसरे से प्यार करते थे। ये सच था। पर जसपाल, वो एक अच्छा इंसान नहीं था। वो चंपा पर भी जुल्म करता था, उसे मारता पीटता था। चंपा उसे छोड़ना चाहती थी, पर जसपाल ने उसे धमकी दे रखी थी कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उसके पूरे परिवार को मार डालेगा। जिस रात वो हादसा हुआ, पंडित जी ने बताया, और जसपाल भागकर चंपा के पास आया तो वो बहुत डरा हुआ था। उसने चंपा को सब कुछ बता दिया, उस आदमी के बारे में जिसे उसने टक्कर मारी थी, और उस सफेद कफन वाले के बारे में जो अब उसका पीछा कर रहा था। चंपा वो एक बहुत ही धार्मिक लड़की थी। पंडित जी बताते रहे। उसे लगा ये भगवान का इंसाफ है। उसने जसपाल से कहा कि वो पुलिस के सामने जाकर अपना गुनाह कबूल कर ले, पर जसपाल नहीं माना। वो भागना चाहता था। उसने चंपा को भी अपने साथ भागने के लिए कहा। चंपा ने मना कर दिया। उन्होंने एक गहरा सांस लेते हुए कहा, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जसपाल वो गुस्से में पागल हो गया। उसे लगा कि चंपा उसे धोखा देगी, पुलिस को सब कुछ बता देगी। उसने चंपा को बहुत मारा और उसे उसी के घर में बंद करके वो वहां से चला गया। अगले दिन जब गांव वालों ने दरवाजा तोड़ा तो चंपा बेहोश पड़ी थी, पर जिंदा थी। पंडित जी ने कहा, पर उस दिन चंपा मर गई थी। अंदर से उसने दुनिया से, मर्दों से, प्यार से, सबसे भरोसा खो दिया था। उसने अपना घर-बार सब कुछ त्याग दिया और अपनी बाकी की जिंदगी इसी मंदिर में देवी की सेवा में लगा दी। तो चंपा वो भागी नहीं थी, उसने एक नई जिंदगी चुनी थी। पर जसपाल की मौत? मैंने पूछा। वो एक राज है बेटा, पंडित जी ने कहा। पुलिस कहती है उसे किसी ने मारा, पर हम गांव वाले जानते हैं उसे राम भरोसे का इंसाफ मिला है। मैं चुप हो गया। क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? मैंने आखिरकार पूछा। पंडित जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, वो किसी से बात नहीं करती। वो सालों से मौन व्रत पर है, पर तुम कोशिश कर सकते हो। शायद देवी चाहती है कि ये कहानी आज पूरी हो। वो मुझे मंदिर के पिछले हिस्से में बनी एक छोटी सी शांत कुटिया में ले गए। अंदर एक औरत सफेद साड़ी पहने जमीन पर बैठी माला जप रही थी। वो चंपा थी। उनकी उम्र अब 50 के करीब रही होगी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और वैराग्य था, पर उनकी आंखों में एक बहुत ही गहरा पुराना दर्द था। मैंने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुझे देखा। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस अपनी जेब से वो टूटी हुई लकड़ी की गुड़िया निकालकर उनके सामने रख दी। जैसे ही चंपा ने उस गुड़िया को देखा, उनकी शांत आंखों में एक तूफान आ गया। उनकी सालों की तपस्या, उनका मौन व्रत, सब एक पल में टूट गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये तुम्हें कहां से मिली? सालों बाद उनकी आवाज पहली बार निकली, एक बहुत ही धीमी कांपती हुई आवाज। वहीं से मैंने धीरे से कहा, जहां राम भरोसे की बेटी आज भी अपने बाप का इंतजार कर रही है। और फिर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, राम भरोसे की कहानी, मेरी खोज और मेरा हर रात का अनुभव। चंपा सुनती रही, रोती रही। जब मैंने अपनी बात खत्म की
तो उन्होंने एक कांपते हुए हाथ से उस गुड़िया को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। मैं जानती थी, वो सिसकते हुए बोली। मुझे हमेशा से पता था। क्या? जसपाल, जब वो आखिरी रात मुझसे मिला था, उन्होंने बताया तो उसके हाथ में ये गुड़िया थी। मेरा खून जम गया। उसने कहा था कि जब उसने उस आदमी को टक्कर मारी तो ये गुड़िया उसकी गोद से उछलकर ट्रक के डाले में आ गिरी थी। चंपा ने बताया। वो डरा हुआ था। वो कह रहा था, ये गुड़िया, ये मुझे घूर रही है। इसमें उस बच्ची की जान है। और वो ट्रक। मैंने आखिरकार वो सवाल पूछा जो मुझे खाए जा रहा था। वो कहाँ है? चंपा ने एक गहरा सांस लिया। जसपाल, वो उस ट्रक से बहुत डर गया था। उसे लगा जब तक वो ट्रक रहेगा तब तक राम भरोसे का भूत उसका पीछा करता रहेगा। उसने उस ट्रक को छिपा दिया। कहा? वहीं, उन्होंने कहा। और जो उन्होंने बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसी बंद पड़ी हुई कोयले की खदान में जहां उसकी लाश मिली थी। उसने जानबूझकर उस ट्रक को उस खदान के मुहाने पर ले जाकर खाई में धकेल दिया था ताकि वो हमेशा के लिए गायब हो जाए। तो वो ट्रक, वो आज भी उसी खदान में था। और जसपाल, वो शायद बाद में वहां कुछ लेने गया होगा। और राम भरोसे की आत्मा ने। पर अगर बदला पूरा हो गया है तो राम भरोसे अब भी क्यों भटक रहा है? मैंने पूछा। क्योंकि उसका सिर्फ बदला ही अधूरा नहीं था। चंपा ने कहा। उसकी बेटी भी अधूरी थी। मतलब? उसकी बेटी का अंतिम संस्कार कभी हुआ ही नहीं। चंपा ने कहा। उसका शरीर, वो आज भी उसी हाईवे के किनारे उन खेतों में एक गुमनाम कब्र में दफन है। जब तक एक बाप अपनी बेटी को सम्मान के साथ विदा नहीं करता, तब तक उसे शांति कैसे मिलेगी? अब आखिरी राज भी खुल चुका था। राम भरोसे वो अपनी बेटी की लाश नहीं, बल्कि उसकी मुक्ति खोज रहा था।